अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसी। आज हम फिजिक्स 101 एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का लेक्चर नंबर 44 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 44, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक एटम जो है वो पता चला कि वो इंडिविजिबल है। फिर पता चला एटम का कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज्यादा इंडिविजिबल है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो कोशिश की गई कि इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया जाए, और उसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, जिससे हमें पता चला कि एटम के अंदर एक डेंस पार्ट होता है और एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो डेंस पार्ट था, हमने उधर जस्ट इतना कहा था कि वो न्यूक्लियस है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो कैसे होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस चैप्टर में हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे उसको। चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर यू लर्नड हाउ इट वाज डिस्कवर्ड दैट द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस विद अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन. At the center is a very small but very heavy nucleus that has proton and neutrons. ये चीज हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। The word nucleon refers to both of these. न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एज बीइंग टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द न्यूक्लियन। यानी एक न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के कह ले रहायशी। द masses ऑफ टू आर वेरी सिमिलर, यानी तकरीबन तकरीबन बराबर है, एंड दे आर रफली 2000 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। रफली लिखा है, बट ये 1836 टाइम्स आई थिंक सो हैवियर होते हैं, तो इन्होंने एक रफ सा एस्टिमेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैसेज गिवन है, मैस प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 10⁻⁻27 और 10⁻⁻31, और ये केजी में है, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट है किलोग्राम के लिहाज से। तो इसलिए हम जब इतने छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम केजी में नहीं करते, हमने इनके अलग से यूनिट्स बनाए हुए हैं, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। The neutron is neutral, of course, but the charge and proton and इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है, तभी ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, यही यहाँ लिखा हुआ है। Using kilogram is very awkward if you are dealing with such small particles. Instead, we use E is equal to mc squared to write the mass of a particle in terms of its rest energy. M is equal to E over c squared. So mass is measured in units of mega electron volt per c square आ जाता है। तो इसमें अब पहले केजी में दिया हुआ था, अब यहाँ पे मैथ्स इस यूनिट में दिया हुआ है। यहाँ पे देख लें, प्रोटॉन का 938, न्यूट्रॉन का 940 और इलेक्ट्रॉन का 0.5 MeV। इस तरह से ये सारे के सारे पॉजिटिव में आंसर है। वो तो 10⁻⁻27 -31, वो बहुत छोटा आ जाए। आगे चलते हैं। आइसोटोप्स के बारे में भी आप जानते हैं कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। उसमें प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। ये इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इसके अंदर दो होते हैं न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूट्रियम, और ये ट्रिटियम। एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज जस्ट वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन का पहले आइसोटोप में प्रोटियम कहते हैं इसको। ड्यूट्रियम या ड्यूट्रॉन हैज अ प्रोटॉन प्लस वन न्यूट्रॉन। ट्रिटोन or tritium nucleus has a proton plus two neutrons. All three atoms have one electron only and thus completely identical chemical properties. Chemical properties इनकी सेम होती हैं।
हाइड्रोजन, यहाँ पे बेसिकली प्रोटियम आना चाहिए था। प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इफ अ न्यूक्लियस with Z proton has n neutrons, then its isotopes will have fewer or more neutrons. Since the number of electrons is also Z, the chemical properties of all isotopes are exactly the same, but for any given element, at the most, there is only one stable isotope. जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनमें मोर स्टेबल एक ही होता है, और कुछ के तो मतलब मेजोरिटी कह लें कि एक आधा आइसोटॉप वो भी हो सकता है जो कि रेडियो एक्टिव हो। A commonly used notation is AgX, where X is the element, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, H यानी हाइड्रोजन, A3 यानी हीलियम, Li फॉर लिथियम, इस तरह से। A is equal to Z plus N of the number of element that you see on the right। अब यहाँ पे ये आपको पता है, ए जी, ए जो होता है टोटल मास होता है, जी प्रोटॉन की तादाद, एन न्यूट्रॉन की तादाद होती है। द मोस्ट स्टेबल वंस आर 1H, 3He एंड 6Li। अब ऑक्सीजन की आइसोटोप, द नाउ कंसीडर ऑक्सीजन, द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप इज 16O। When you are breathing oxygen from atmosphere, 99.8% is ये वाली ऑक्सीजन होती है, 16 वाली। 0.037% इज 17 वाली, एंड 0.163% ये 18 वाली होती है। वी शैल सी लेटर व्हाट अनस्टेबल मीन नाउ न्यूक्लियाई डीके। इसी चैप्टर के अंदर ये चीजें डिस्कस होंगी। The diameter of nucleus is about 10 million times smaller than the overall diameter of atom। क्यों, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस बहुत डेंसर एरिया होता है और बाकी क्लाउड्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम का बहुत ज्यादा हिस्सा जो होता है वो एम्प्टी होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आ रहा होता है, और छोटा सा एरिया होता है प्रोटॉन्स का। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, और इसका एरिया देख लें कितना है, और इतना बड़ा एरिया, जितने यहाँ पे प्रोटॉन है उतने ही इधर इलेक्ट्रॉन है, बट वो कितने कितने फैले हुए हैं। Nuclei follow an approximate rule for the radius r nearly equal to r naught a power 1 over 3, where r naught is equal to 1.2 Fermi meter। Remember, 1 Fermi is equal to 10 raised to minus 13 centimeter। And a is equal to z plus m। Now a 1 power 1 over 3 increases very slowly with a। You can check that 16 power 1 over 3 is equal to 2.52, while 208 power 1 over 3 is equal to 5.96। This means that a very heavy lead nucleus, lead is only about 2.4 times the size of much lighter 16 oxygen। To learn about proton, how protons are distributed inside a nucleus, यानी न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। वी सेंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में भेजते हैं, एंड ऑब्जर्व हाउ दे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वो किस तरह से फैलती स्कैटर हो जाती है। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, बट दे ऑब्वियसली विल नॉट सी द न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वो उसके साथ अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द scattered electrons are captured in a detector which can be moved around to different angle। In this way, one can reconstruct the charge distribution which caused the electron to be scattered in particular way। What energy should protons have in order to see a nucleus, यानी कितनी एनर्जी उनको रिक्वायर्ड है कि वो न्यूक्लियस को चेक कर सकें, देख सकें। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स विद lambda is equal to h over p, the de Broglie relation। To see something as small as 1
Fermi requires a wave with wavelength at least lambda nearly equal to 1 femtometer या 1 fermometer. A wave with longer wavelength would simply pass over the nucleus और उसको destroy भी नहीं करेगी, वहां से गुजर जाएगी. So minimum electron energy is E is equal to P square over 2m is equal to A square over 2m lambda square. Evaluation give to be few mega electron volt requiring an electron accelerator of more than this minimum energy. From scattering, electron scattering, we see that proton density is almost constant throughout the nucleus and falls sharply at the surface. यानी तकरीबन constant रहती है. So nuclei should thought of rather fuzzy balls. A typical plot of density versus distance from the center looks like this. ये इसकी ग्राफ बनाया हुआ है. Here the distance R nearly equal to R naught A power 1 over 3 can be called the nuclear radius. The distribution of neutrons is very similar to this plot that requires other techniques. Let us consider the implication of approximate formula for the nuclear radius. R nearly equal to R naught A power 1 over 3, where R naught is equal to 1.2 femtometer. The volume of nucleus is V is equal to 4 over 3 pi R cube is equal to 4 over 3 pi R naught cube A. From this, A over V is equal to 3 over 4 pi R naught cube, nearly 0.14 nucleons per fermi cube. This is the number of nucleon per cubic fermi and is independent of nucleus considered, क्योंकि तकरीबन सारे न्यूक्लियस का आपने पीछे देख लिया है कि रेडियस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता. This is the density you would find at the center of any nucleus. Of course, this is approximately true, but it is quite remarkable. अब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं. प्रोटॉन्स दोनों पे जाहिर है प्रोटॉन्स के पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है. और हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं. तो प्रोटॉन्स जब रिपेल करते हैं तो फिर वो न्यूक्लियस फट क्यों नहीं जाता, ब्लो अप क्यों नहीं होता, वो फिर भी कैसे जुड़े हुए हैं. ये होती है एक बाइंडिंग एनर्जी, जो कि इसी चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे जरा डिटेल में. अ, जब भी हम बात करते हैं मैस ऑफ न्यूक्लियस की और इंडिविजुअली हमें, क्योंकि पता है कि मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना है. अगर आप इसको किसी भी को लेके देख लेना, जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन है, उसको नहीं देखें आप, थोड़े से हैवियर साइड पे चले जाएं, जैसे सोडियम का देख लें, पोटाशियम का देख लें. उनके मैसेस को आप अगर चेक करें नेट पे, उनके मैस ऑफ उनका न्यूक्लियस कितना है, और आप इंडिविजुअली प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के मैस को प्लस करके देखें तो उसमें डिफरेंस आता है. और इंडिविजुअल जो मैस आता है वो ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास कम होता है. तो वेयर दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी कहाँ चली जाती है. तो वो जो इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की फोर्स है, प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन 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 रिपल्शन, उसको ओवरकम करने में लगती है, जिसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी. और उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कम से कम उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जितनी उसकी बाइंडिंग के या बॉन्डिंग होते हुए बनी थी उस न्यूक्लियस के बनते हुए. Proton repel proton through the electrostatic force. So why does the nucleus not blow apart? Obviously, there must be some attractive force that is stronger than this repulsion. It is in fact called the strong force. From what we have learned so far, we can guess some of its important features. Since neutron and proton distribution are almost the same, the neutron-proton force cannot be very different from the neutron-neutron or proton-proton force. Since the density of nucleons is large, nuclei is the same as the lighter nuclei. This means that a given nucleus feels only the force due to the immediate neighbors and does not interact with the nucleon on the other side of the nucleus. In other words, the range of nucleon-nucleon force is very short and of the order of 1 to 2 Fermi meter only. यानी इनकी इंटरेक्शन जो होती है
वो बहुत थोड़ी होती है। The force between two charges is always of one sign. Repulsive if signs are the same and attractive if they are opposite. ये आपको पहले ही पता है कि सेम साइंस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। इन द अर्ली इयर्स of quantum theory, people realized that this force come about because of exchange of photons between charges. The nucleon force is different. It has to be attractive to keep the nucleus together and has to short range. But to prevent nucleons from sticking to each other, it must be repulsive at short distances. Now here, short and long means distances of the scale of Fermi. Typically, the distance between nucleons is on the scale as well. Here is the roughly what the neutron, yeah, nucleon potential look like. Since the force is negative of the slope, you can see that for the large value of r, the force is attractive negative means directed towards the smaller value of r. At roughly 1.4 fermi-meter, the potential reaches its most attractive point for values of r smaller than this. The force is repulsive. In fact, there is a very strong core that almost completely forbids the nucleon from getting close than about 0.5 centimeter. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जरिए। In 1935, the Japanese physicist Hideki Yukawa made an astonishing breakthrough in the understanding the basis for the attractive nucleon force. It assumed that just between charges there must be a particle that is emitted by one nucleon and then captured by the other. He called this a pi meson and pion and made a good guess for what is its mass should be. His बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं, और उसके साथ ये पाई मिजोन और पाई होन्स बनते हैं जब एक चीज दूसरे में कन्वर्ट होती है। इस तरह से ये स्टेबल रहता है। His argument uses the time energy uncertainty principle discussed earlier. Let delta t be the time that the pion takes between emission and capture. In this time, it will have traveled a distance approximately equal to c delta t, because ये s इज इक्वल टू वी टी वाला ही फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है यहाँ। v क्योंकि वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट वाली यूज की हुई है, और टाइम डेल्टा, because light particles can travel no faster than light. Creating a pion from nothing means that energy conservation has been violated. The amount of violation is delta E is equal to minimum energy of pion nearly equal to mc square. And this must obey delta E delta T approximately equal to h cut over 2. Hence, delta T nearly equal to approximately equal to h cut over 2 mc square. And the distance traveled by the pion nearly equal to c delta T approximately equal to h cut over 2 mc. Put h cut over 2 mc nearly 1.2 meter range of nuclear force. This gives the mass of ion as close to the mc scale is equal to 124 mega electron volt. This was an amazing prediction. The first time a particle has been predicted to exist on the basis of theoretical argument. पहले जस्ट थ्योरी पेश की गई थी कि ये ऐसा होता है, बाद में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ था, और उसका मैथ 138 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब आया था। When experimentalists searched for it in 1947, they indeed found a particle of mass rather close to it with mc square nearly equal to 138 mega electron volt. It was a very dramatic confirmation for which Yukawa got the Nobel Prize. Pions are rightfully be called the carriers of the strong nuclear force. They have three possible charges: pi plus, pi zero, and pi negative. They belong to a larger family of particles called meson.
अदर फैमिली मेंबर्स आर कॉल्ड रो मीजोन, ओमेगा मीजोन, के मीजोन। ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, आपको इसको पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं। टुडे वी कैन प्रोड्यूस मीजोन इन ह्यूज अमाउंट बाय स्मैशिंग न्यूक्लियॉन्स अगेंस्ट ईच अदर इन एन एक्सेलरेटर। A few nuclei are stable, most decay. The decay जैसे जैसे हम आगे चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब अ, तक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम रहती है, तब तक इतना मसला नहीं होता। एक न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होना शुरू हो जाती है, वहां पे ये अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है और रेडियो एक्टिव हो जाता है, डिके कर जाता है। The decay law is simply derived if the number of nuclei decreases by dn in time dt, then dn must be proportional to both the number of nuclei that are decaying and dt. So dn directly proportional minus n dt, minus sign for decrease, क्योंकि ये decrease हो रहा खत्म हो रहा है। With the proportionality constant lambda, we have dn is equal to minus lambda and dt, or dn over dt is equal to minus lambda n. We have encountered the solution of this type of equation before. N is equal to n naught e minus lambda t. You can see that at t is equal to 0, n is equal to n naught. Taking the log, we know that ln n of n over n naught is equal to minus lambda t. We define the half-life t half as the time it takes for half the original sample to decay. हाँ, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ का जो है कॉन्सेप्ट जरा सा डिफरेंट है। इस जैसे एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद एक, जो अगर कह लें कोई चीज 10 किलो है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 ले लें, तो वो क्या है, 5 किलो रह जाएगी। अगली हाफ लाइफ गुजरने के मतलब ये नहीं है कि वो बाकी 5 किलो भी खत्म हो जाएगा, नो। अब ओरिजिनल है 5 किलो, अब अगली हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो हो जाएगा 2.5, आधा रह जाएगा। उसके बाद अगली हाफ का गुजरने का मतलब ये नहीं है कि वो 2.5 का 2.5 खत्म हो, नो। अब 2.5 का हाफ क्या होगा, 1.25, उतना। फिर पॉइंट्स में इस तरह चला जाएगा, और वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग रहता है। और एक चीज को चाहे उसकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी क्यों ना हो, कंप्लीटली डिके होने में बहुत टाइम लग जाता है। When we define the half-life as the time it takes for half the original sample to decay, if n is equal to n naught over 2, then log n naught over 2 n naught is equal to minus lambda t, for which the half-life is related to lambda by t half is equal to log 2 over lambda is equal to 0.693 over lambda. The larger lambda, the more radioactively unstable a nucleus is. Some typical half-lives are, ये कुछ materials की दी हुई हैं जो पूछी जा सकती हैं, और हर मटेरियल की डिफरेंट हाफ लाइफ होती है। से ये देख लें, इसकी कुछ, इसकी सेकंड में, इसकी मिनट्स में, इसकी ईयर्स में, और इसकी 10⁹ है। 109 नहीं है, 10⁹ है, यानी बहुत ज्यादा ही इसकी आप। ये वो चीज जो मैं आपको कह रही थी कि 10 5 वही इधर करके दिए कि ये आधा 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 इस तरह करते हैं। Here is a plot of number of unstable nuclei left as a function of time. After each half-life, the number of nuclei decreases in number by half of the previous. यानी जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे तो 5 5 है तो फिर 2.5 आ जाएगा, 2.5 है तो 1.25, इस तरह। तो इन्होंने एक से शुरू किया है, एक से आधा, आधे से 1/4, 1/8, फिर इस तरह से आगे चलता जाएगा, 1/16, 1/32। Eventually, there is only one. After each half-life, the number of nucleon decreases in number by half of the previous. Eventually, there is only one nucleus left, and that too will eventually decay. So, how can can the derivation for the decay law be correct? Strictly speaking, we are not allowed to write down or solve a differential equation like dn over dt is equal to lambda n, because it's assuming that n of t is a continuous function, but it is almost true, because in real life we deal with a very large number of nuclei, and so it takes a lot of sense to think of NFT as continuous. Just to get an idea, consider the decay of radon
a very dangerous gas that is found underground into a polonium, another terrible poison, and uh, helium nuclei, harmless fortunately. The half-life is 3.8 days. So if we started with 20,000 atoms of radon, then in 3.8 days we would have 10,000 atoms of radon and 10,000 after atoms of polonium. In 7.6 days we would have अब इस 10 का आधा 5,000 of radon and 11.4 days अब इसका आधा 2,500 and up to so on. The decay law can be used to see how old things are. This is called radioactive dating. यानी हम इससे पता कर सकते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है अगर इसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल. कार्बन डेटिंग इज वाइडली यूज्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, living things that died after a few hundred or few thousand years ago. How does it work? This is uses the decay of the unstable isotope carbon 14. Of course, the stable isotope carbon is 12. When a living organism, कोई भी जब जानदार फोत होता है मर जाता है, dies, carbon CO2 is no longer absorbed. Thus, the ratio of 14 ratio 12 decreases by half every 5,730 years. We can measure the rate of decrease through n is equal to n naught e lambda t, or the activity A is equal to A naught e minus lambda t, with the A naught is equal to 0.23 becquerel per gram. The becquerel is the unit of radioactivity defined as the activity of a quantity of radioactive material in which one nucleus decays per second. The amount of isotope in the atmosphere is approximately constant despite a half-life of 5,730 years, because there is a constant replenishment of carbon 14 through the reaction. ये रिएक्शन हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली, नाइट्रोजन और वाला कहीं बन रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है. Let us use the above idea to find the time when this man dies. His body was found a few years ago, buried under the deep snow in a mountain pass, so it did not decay as usual. वो डिके नहीं की, लेकिन वो फोत हो गया था. अब इसको कैसे पता चलेगा कि कितने साल पहले मरा? उसके अंदर चेक करेंगे कि उसके बॉडी में कितनी कार्बन 14 है, उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे. बाय लुकिंग एट द रेडियो इन हिज बॉडी, it was found that the activity of carbon 14 was 0.121 becquerel per gram of the body tissue. This is less than the normal 0.23 becquerel per gram because the carbon 14 has been decaying away. First find lambda. Lambda find करेंगे. कैसे? ये हमें पता है 0.693 और हाफ लाइफ आ जाएगा. हाफ लाइफ हमें पता है कार्बन 14 की क्या है, 5,730. इसमें पुट करेंगे तो वो 1.21 to 10⁻⁴ पर ईयर आ जाएगी. अब फिर इसको यूज करेंगे तो इससे हमारे पास t इज इक्वल टू 5,300 ईयर्स आ गए. तो हमें पता चल गया कि इतने साल पहले ये बंदा जो है वो बहुत हुआ. The most famous formula of physics E is equal to mc square is the basis of nuclear energy. In 1935, it was discovered by two German physicists, Otto Robert Frisch and Lise Meitner, that a heavy nucleus can fission into two or more smaller nuclei. The total energy is of course conserved, but the mass is not. This is completely different from the usual situation. यानी mass उसका कंजर्व रहता है, सॉरी मास कंजर्व नहीं रहता. यही चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में स्टार्ट में बता रही थी कि अगर आप खुद से भी कैलकुलेट करें तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस से ज्यादा होता है. तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो बाइंडिंग में जाती है. वही चीज अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की डिस्कस होने लगी है कि मास ऑफ ए जो है वो अगर एक्सप्लोड हुआ, दो में कन्वर्ट हुआ, तो इधर जो एनर्जी है वो mass है वो कंजर्व नहीं रहा. The masses of two nuclei add up to less than the mass of parent, and the energy released is Q is equal to Ma minus Mb minus Mc into C square. This goes into kinetic energy and sends the two daughter nuclei flying apart at larger velocity. There happen to be no completely stable nuclei above V is equal to 82.
and no naturally occurring nuclei above Z is equal to 92. Observe these limits, the nuclei decay or fall apart in some fashion to get below these limits. 82 से ज्यादा जो प्रोटॉन की तादाद अगर एक न्यूक्लियस में होती है तो वो नेचुरली जो है रेडियोएक्टिव ही होता है। तो हर कोई क्या अपने उसको कम में लाने की कोशिश करता है टू बी ऑन वो स्टेबल बनने के लिए। A very useful concept is binding energy. Suppose you want to take a nucleon out of a nucleus, the binding energy is the amount of energy that you would have to provide to pull it on average, यानी उसको निकालने के लिए। Nuclei with a larger binding एनर्जी पर न्यूक्लियन आर द मोस्ट स्टेबल। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ये नीचे ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ना शुरू होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है और ये फिर कम होना शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा क्योंकि ये आयरन पे होती है, इसका मतलब आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। द मोस्ट स्टेबल element is iron Fe56 with a binding energy per nucleon is about 8.6 mega electron volt. This is why iron is the heavy element found in the largest quantity on the earth and inside stars. The curve is not smooth, and you see that helium nucleus has a relatively high binding energy, so it's relatively stable in contrast to uranium or deuterium. ये देखिए, ये ज्यादा स्टेबल है इसकी निस्बत। अगर आप ये देखें, ये 7 पॉइंट समथिंग में है और ये 8 पॉइंट समथिंग है, इसलिए अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना वो हीलियम की न्यूक्लियाई होते हैं। In contrast to uranium or deuterium are much less bound and they decay. Nuclei can be unstable in different ways. A nucleus can emit alpha, beta, and gamma radiation. Usually, a nucleus will emit one of these three, but it is possible to emit two or even all of these three. यानी न्यूक्लियस ज्यादातर या अल्फा निकालता है या बीटा या गैमा, लेकिन कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो अल्फा और गैमा, बीटा और गैमा या तीनों ही रेडिएशंस निकालती। In addition, as we have discussed above, a nucleus can break up into two or more small fragments through the process. What is the nature of alpha, beta और gamma radiation? अल्फा क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। गैमा जो होता है ये न्यूट्रल होता है। बीटा जो होता है, बीटा दो तरह का होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों। इसको हम कहते हैं बीटा जो होता है इलेक्ट्रॉन जितना मतलब इसका होता है चार्ज, और पॉजिट्रॉन भी एक निकलता है बीटा प्लस जो होता है, उसका भी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन जितना होता है, मतलब वो प्लस में होता है। In the experiment shown here, you can see the piece of radium has been put in lead block. A magnetic field bends the charged particle emitted during the decay. We find that there are three types. Heavy positively charged particles are bent to one side of the magnetic field. The amount of bending shows that they are positively charged. इस तरफ को bend हुई positively charged में। Other particles are bent much more than this other direction. They are called electrons, beta particles. Some particles are not bent at all. They hence must be neutral. They are gamma or rays or gamma photons, same thing. First consider alpha decay. Alpha particle जब निकलता है तो ये हीलियम का न्यूक्लियस। As you see, changes A changes by 4 and Z changes by 2. You can think of alpha particle as a gang of four particles that always stays together in a big nucleus क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई सिंपली not overcome the proton repulsion and an alpha particle ultimately succeed in escaping the nucleus indefinitely. The simplest beta decay reaction in which a neutron decays other than the proton and electron and antineutrino is also emitted. And as discussed in the lecture, antineutrino is a neutral particle with a very tiny mass that interact with very weakly with the matter. A nucleus can undergo beta reaction
विद आइदर एन इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रोड्यूस और आइदर, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक रिएक्शन दिया हुआ है ये, और विद एन एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक में न्यूट्रिनो निकलता है और एक में एंटी न्यूट्रिनो। जब बीटा पॉजिटिव होता है तो न्यूट्रिनो निकलता है, बीटा नेगेटिव होता है तो एंटी न्यूट्रिनो। बीटा डिके इन्वॉल्व्स अ वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज one of the four fundamental forces in the world, and its small strength means the decay happens much more slowly than the other reaction. और जब भी कोई न्यूक्लियस है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंशियल्स होते हैं, इसी तरह सिमिलरली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के भी शेल्स होते हैं, और वो अपनी एक्साइटेड स्टेट और लोअर स्टेट्स में जाते हैं। जब भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है, तो वो जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स इन अपने कम वाले स्टेट में जाते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं, हमने पढ़ा था, और डिफरेंस में एनर्जी एनर्जी इमिशन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस भी जब एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड होता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, जिसको हम कहते हैं गैमा रे। जब भी अल्फा डिके या बीटा डिके होता है, तो उसके केस में ये होता है कि वो जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। जब वो डी एक्साइट होता है तो गैमा रे निकलती है। जस्ट फॉर एन एटम, nucleus can only exist in certain definite energy level states. When a nucleus goes from one state to another, it can emit a photon, जिसको हम गैमा रेज कहते हैं, because the spacing between nucleus of the order of 1 megaelectron volt, that is a billion times more than in atom. The photon is much more energetic than an optical photon. Going between level beta emission also happens as can see in the diagram. ये एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप दें मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।